हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की पोल साइंस का, जिसका नाम है जी चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ओके, और हमारी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 है। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे के सारे नोट जो है वो इंग्लिश के अंदर है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी पोल साइंस जो है वो हिंदी के अंदर है, तो सेम चैप्टर मैंने हिंदी के नोट्स के साथ अपलोड कर रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वो वीडियो उनको शेयर वगैरह कर सकते हो अपने फ्रेंड वगैरह को जिनकी पोल साइंस हिंदी में है, क्योंकि आपको पता ही है हिंदी में बहुत कम कंटेंट वगैरह मिलता है। ओके, और साथ ही में मैं ये भी बता दूं, मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना चुका हूं। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, जो भी पीडीएफ वगैरह होगी इंपॉर्टेंट, या मेरे को भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो वहाँ पर ही मैं आपसे पूछूंगा, या जो भी चीज़ें मेरे को बतानी होगी मैं वहीं पर आपको बताऊंगा। नोट्स वगैरह भी वहीं पर आपको दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, और देखो, एक है ना, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मेरे को और भी पूछनी है। जैसे कि सीबीएसई के अंदर है ना, जो आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक जो है ना, उसका जो पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर, वो जो है वो कट हो चुका है सिलेबस, सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर ये वीडियो कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा देख रहा है और वो चाहता है कि मैं कोल्ड वॉर वाले चैप्टर की वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर जैसे कि कोई हरियाणा बोर्ड का है या यूपी बोर्ड का है, और अगर उनके सिलेबस में वाला चैप्टर आ रहा है, कोल्ड वॉर वाला चैप्टर आ रहा है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। आप मेरे को बता देना, मैं इस चैप्टर की भी वीडियो बना दूंगा, है ना। क्योंकि अभी तो मैं जो है वो चैप्टर 2 से स्टार्ट करूंगा। जब हम फर्स्ट बुक पे जाएंगे तो सीधा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बट अगर किसी बच्चे का, अगर मान लो उनको लगता है कि सर नहीं, हमारा स्टेट बोर्ड है, हमारे में चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, तो आप मेरे को बता देना, मैं जल्दी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट अभी जो है वो चैप्टर नंबर 2 पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलो जी बच्चे, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अब करते हैं जी अपना चैप्टर शुरू। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जी चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, देखो, आपको पता है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो उसे किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, या मैं बोलूँ किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ठीक है, सिंपल है ना। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। ओके, चलो जी अब अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो है, आपको पता होगा कि 1947 15 अगस्त को 15 अगस्त को इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, ये बात आपको पता ही होगी, उन्होंने एक स्पेशल सेशन रखा, यानी एक मीटिंग बुलाई, स्पेशल मीटिंग बुलाई उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कह देते हैं। तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था उनकी मीटिंग वगैरह बुलाई, और वहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, एक स्पीच दी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊँ ना, तो इसका मतलब होता है कि अपने भाग्य के साथ वादा करना। डेस्टिनी का मतलब बेसिकली भाग्य होता है, पता ही आपको। तो अपने भाग्य के साथ वादा करना, तो मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे उनको ये बोला कि हमें क्या करना, अपने भाग्य के साथ वादा करना है, अपने देश के साथ वादा करना है कि अपने देश के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, और बच्चे गलती कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने जो पहली स्पीच दी थी अपनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कहाँ दी थी? बच्चे लाल किला लिख कर आ जाते हैं। बच्चे उन्होंने लाल किले में नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहली जो है वो स्पीच वगैरह दी थी। याद रहेगा ना ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, है ना, और कांग्रेस पार्टी हो गई, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने के बावजूद भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे ना, वो दो बातों पे सहमत थे। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर है ना, वो इस बात से सहमत थे कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा ना, या इंडिया अब आज़ाद हो चुका है, अब इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। ठीक है, कोई कोई मिलिट्री रूल नहीं आना चाहिए, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, कोई राजा रानी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन में जो जीते वही अपनी गवर्नमेंट बनाए, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। तो पहली तो इस चीज़ पर सारे के सारे एग्री थे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं। दूसरा, इस चीज़ पर एग्री थे कि इंडिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उन सबका भला हो, उन सबके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, और खासकर पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से काम किया जाए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, चलो
ये बात जो है ये सुनने में आसान लगती है कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही तो बना दी थी, या पुअर और सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम ही तो करना था। ये बोलने में आज हमें बहुत आसान लगता है, बट उस समय ये काम बहुत ज़्यादा टफ था। पता है काम टफ क्यों था? क्योंकि इंडिया उस समय बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस फेस कर रहा था। जैसे कि आपको पता है 1947 में इंडिया आज़ाद तो हुआ, बट उसके साथ हमारा पार्टीशन भी हुआ, पाकिस्तान जो है वो टूटकर अलग हो गया, वॉयलेंस हुआ बहुत बड़े लेवल पर, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब बहुत बड़े लेवल पर एक जगह से लोग दूसरी जगह गए थे, ठीक है। और इंडिया जो था बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं हमारे जो लीडर थे ना उस समय क्या था, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, मल्टीपल चैलेंजेस आए, ठीक है। बट जो हमारे लीडर थे उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, जो भी चैलेंजेस आए ना उनका सामना उन्होंने डटकर किया। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि सर आप ये तो बता दो कि कौन कौन से चैलेंजेस आए थे पॉलिटिकल लीडर के सामने। तो देखो हमारे सामने बेसिकली 3 मेन चैलेंजेस आए थे। पहला चैलेंज तो ये था, मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर हम रीड करेंगे। पहला चैलेंज तो ये था कि इंडिया को यूनाइट रखना। अब आप बोलोगे सर यूनाइट रखना ये क्या है? अब देखो बात यह है कि जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था ना, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि अब है ना इंडिया दोबारा से टूटेगा। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर आज भी और उस समय भी इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग, है ना, और बहुत सारी लैंग्वेज थी अलग अलग। तो लोगों को ये लग रहा था, ये डर था कि कहीं इंडिया जो है वो दोबारा से ना टूट जाए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान बन चुका है, कहीं दोबारा से कोई देश ना टूट, मतलब हमारे से कोई देश अलग ना हो जाए या कोई अलग देश ना बन जाए। तो सबसे पहला चैलेंजेस तो हमारे लीडर के लिए ये था कि इंडिया को यूनाइट रखना, एक अखंड भारत जो है वो बनाए रखना, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे, पहले दूसरा चैलेंजेस हम देख लेते हैं। दूसरा चैलेंज ये था कि इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करना, एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करना जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट हो और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा काम चले। ये सुनने में इजी लगता है बट बहुत टफ था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि पाकिस्तान जो था वो भी अलग देश बना था, सेम टाइम में बना था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो पाकिस्तान बना था, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। बट वहां पर फिर मिलिट्री रूल आ गया, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली सबसे मेन चीज ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करे पॉलिटिकल लीडर। ये जो था सबसे बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज ये था कि ऐसा बेसिकली सबके डेवलपमेंट के लिए काम करना। अभी सबके डेवलपमेंट के लिए काम करना इसका क्या मतलब है सर? बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो हमारा पार्टीशन हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते थे बट किसी वजह से नहीं जा सके और इंडिया में ही रह गए, ठीक है। मतलब आपको पता है पाकिस्तान बना था तो बहुत सारे लोग जो है मतलब इंडिया में रह गए, ठीक है। माइनॉरिटी की बात करते हो, बहुत सारे मुस्लिम जो है वो इंडिया में रह गए। तो उनके साथ ऐसा ना हो कि उनके साथ गलत हो, इनको इक्वल राइट ना दिया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ये तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको भी इक्वल राइट दिए जाए, ठीक है। उनके साथ भी बराबर का बर्ताव हो, उनको भी फंडामेंटल राइट दिए जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए जाए, डेमोक्रेटिक राइट दिए जाए। तो ये तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था। पहला तो इंडिया को यूनाइट रखना, दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करना, और तीसरा इंडिया में सारे के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है ना, उन सबके लिए वेलफेयर करना, उनके सबके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। अब देखो जो बात लिखी हुई है उसी को हम रीड कर लेते हैं। तो पहला चैलेंज तो यही था कि इंडिया को शेप करना यानी यूनाइटेड रखना, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग सोसाइटी के लोग रहा करते थे। इंडिया जो है वो मैं बता दूं सबसे बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश जो है वो बहुत टाइम तक साथ नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज तो इंडिया के अंदर उस समय यही था कि इंडिया को यूनाइट रखना। दूसरा चैलेंज मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करना, ठीक है। आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पर जो था वो डेमोक्रेसी को अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट वगैरह बनाई गई थी और लीडर को चुना गया था, और पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर थे वही मतलब वही रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे कंट्री के अंदर, है ना। तो ये सिस्टम लाया गया, और इसमें यह भी बोला गया कि जो डेमोक्रेसी होगी उसके अंदर जो लोग हैं वही अपना नेता चुनेंगे और पॉलिटिकल कंपटीशन होगा यानी इलेक्शन वगैरह होगा, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही पॉलिटिकल पार्टी देश को चलाएगी, ओके। और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा जो कि था हमारे पास।
बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर स्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है किसी देश के लिए, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बट जरूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी कहता है कि जी हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। खुल्लम खुल्ला दिखता है कि वहां पर मिलिट्री रूल है, मिलिट्री सब कुछ करती है वहां पर, देखने से तो यही दिखाई देता है। तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस में लाना, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो भी बातें लिखी हुई है उसको मानना, बाकी लीडर को ये बोलना कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है और डेमोक्रेटिक सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है, ये मनाना सबसे बड़ा काम था। ठीक है। और तीसरा चैलेंज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंटायर सोसाइटी का वेलफेयर करना, ना ही कुछ सेक्शन का। जैसे कि आपको पता ही है कि बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, सभी को प्रोटेक्शन मिलेगा, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हो या रिलीजियस और कल्चरल जो कम्युनिटी है उनको फायदा मिलेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम होगा। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल दैट डेमोक्रेटिक पॉलिसी मस्ट अचीव। मतलब ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब बेसिकली लोगों के अंदर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी उनको दिए जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी आई होप आपने क्लास 11 में पढ़ा था, राइट्स ही होते हैं। सिंपल, अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है तो राइट्स ही होते हैं। बेसिकली ये बात बोली गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे और सबके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम होगा और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए काम होगा। ठीक है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया के अंदर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया जाए और पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। ठीक है, और सबको कैसे इक्वल राइट दिए जाए। तो ये तीसरा चैलेंज था। चलो, अब थोड़ा सा हम पार्टीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो आपका ये है कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था, एक पाकिस्तान अलग देश बना था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि सर पाकिस्तान बना क्यों? ठीक है, पाकिस्तान बना था एक थ्योरी पे जिसको बोला जाता है टू नेशन थ्योरी। तो उस समय जो मुस्लिम लीग थी ना जिसने पाकिस्तान बनाया, तो पाकिस्तान जो था वो मुस्लिम लीग ने बनाया और उस पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ये कहते थे कि हम टू नेशन थ्योरी को मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, वो ये कहते थे कि टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो दो सेपरेट नेशन है, बाय डेफिनेशन दो सेपरेट नेशन है, उनके अलग अलग कस्टम है, उनके रिलीजन अलग है, ट्रेडिशन अलग है ना, यानी मुस्लिम और हिंदू के ट्रेडिशन वगैरह अलग अलग है और वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए इस्लाम के बेस पे एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ऐसा मानना था मोहम्मद अली जिन्ना का। ओके, और इसी बेस पे उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ठीक है, टू नेशन थ्योरी आपको समझ आ गया ना? ये बिल्कुल विकिपीडिया से ली गई डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर टू नेशन थ्योरी आए तो सेम चेप देना आप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो टू नेशन थ्योरी को मानती थी। और सर सैयद करके कोई पर्सन था 1880s के टाइम में, उसने बोला था कि टू नेशन थ्योरी, सबसे पहले उसने ही उस टू नेशन थ्योरी का जिक्र वगैरह किया था। द कांग्रेस अपोज्ड द थ्योरी। स्टार्टिंग में जो कांग्रेस है उसने मना कर दिया कि जी बात ऐसी है, चाहे टू नेशन थ्योरी लाओ चाहे फोर नेशन थ्योरी लाओ, हम कुछ नहीं मानते। ठीक है, हम कोई पाकिस्तान वगैरह नहीं बनाएंगे, साथ में रहेंगे हम सारे के सारे, कोई पाकिस्तान देश अलग नहीं बनेगा। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया स्टार्टिंग में। एंड द डिमांड फॉर द पाकिस्तान, इसको भी अपोज किया। बट सेवरल डेवलपमेंट इन द 1940s, बट 1940s में बहुत सारी चीज़ें हुई, पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और फिर आपको पता ही है ब्रिटिशर जो थे वो तो आपको पता है फूट डालो राज करो की नीति पे चलते ही थे, है ना। तो ब्रिटिशर ने ये बोला कि कांग्रेस को भी बोला, ठीक है, और बाकी उसने खुद भी ये बोला कि हम क्या करेंगे, आपका पाकिस्तान बना के रहेंगे। मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने, ये जो मुस्लिम लीग को ब्रिटिशरों ने, ठीक है, ये आश्वासन दिया कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान होकर ही रहेगा। ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों की आदत थी, फूट डालो राज करो वाली नीति थी। अब आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन हुआ कैसे। दूसरा पूछा जाएगा प्रॉब्लम इन पार्टीशन, यानी जो पार्टीशन हुआ था उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आई। और तीसरा क्वेश्चन होगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ठीक है, यानी जो पार्टीशन हुआ उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, चलो जी पहले आते हैं हम हमारे
पार्टीशन के प्रोसेस पे। ठीक है, पार्टीशन हुआ कैसे, तो आपको पता है 14-15 अगस्त 1947 को टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर एक अलग देश बनाया गया जिसका नाम था पाकिस्तान। इंडिया आज़ाद हुआ और अलग देश बना। दोनों साइड पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अपना घर छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरे एरिया में, यानी बहुत सारे इंडिया से लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से लोग इंडिया के अंदर आए, है ना। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खोई, ठीक है, और दंगे भी हुए बहुत सारे धर्म के नाम पे, और ये पार्टीशन के नाम पे बहुत सारे दंगे हुए, ठीक है। और दो एरिया, अब पता है पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था। पार्टीशन में ये बात बोली गई थी कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है ना, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर पाकिस्तान बनेगा। अब दिक्कत ये थी, इंडिया के अंदर दो ऐसी जगह थी जहाँ पर जो है वो मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, एक तो पंजाब वाला एरिया और एक बंगाल वाला एरिया। तो उन दोनों एरिया को बीच से काटा गया, ठीक है। और एक तरफ पंजाब के अंदर इस तरफ, जैसे ये इंडिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये अपना प्यारा इंडिया है, ठीक है। मेरी मतलब ड्राइंग बहुत ख़राब है। एक तो इस वाले इलाके में पाकिस्तान बनाया गया और एक इस वाले इलाके में, और इस वाले इलाके को आज बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान, पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा करते थे बांग्लादेश को, और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, बट अब फिर बाद में बांग्लादेश अलग देश बन गया, ठीक है। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया थे दो थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो था पाकिस्तान दो एरिया पे बनाया गया, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जो पाकिस्तान के एरिया के अंदर आते थे, ठीक है, जो खुद मुस्लिम थे, बट उन्होंने जो आप कह सकते हो टू नेशन थ्योरी को नकार दिया। उन्होंने बोला कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेंगे और हमें जो है वो अलग देश नहीं चाहिए पाकिस्तान। जिसमें से एक बहुत बड़े लीडर का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कभी कभार फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, ओके। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज खैबर पख्तून का इलाका है, पाकिस्तान में खैबर पख्तून का इलाका है, वहाँ के ये लीडर थे, ठीक है। इन्होंने अपोज किया टू नेशन थ्योरी को, और इन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो नहीं बनना चाहिए और इंडिया ही रहना चाहिए। बट इनकी बात को अनसुना कर दिया गया और पाकिस्तान बना दिया गया, ओके। और लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना पार्टीशन की, सबसे ज़्यादा जो दंगे हैं वो पंजाब और बंगाल में ही देखे गए। पंजाब और बंगाल में क्यों देखे गए पता ही है आपको, मैंने आपको बताया, क्योंकि बंगाल और पंजाब में ही दो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, ओके। और यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी रहती थी, और यहाँ पर भी जो माइनॉरिटी रहती थी, हिंदू सिख हो गए बेसिकली, तो वहाँ पर दंगे बहुत ज़्यादा हुए और सबसे ज़्यादा खून खराबा हमें पंजाब और बंगाल में ही देखने के लिए मिला, ओके। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है जी प्रॉब्लम इन पार्टीशन। अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है ना प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, तो ये लिख देना पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है। अब आते हैं जी प्रॉब्लम इन पार्टीशन, यानी जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई सामने, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। चलो, तो पहली प्रॉब्लम तो ये आई हमारे सामने कि ये बोला गया था कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम के लिए बनाया जाएगा, है ना। तो वो उसी एरिया पे बनना चाहिए जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं। बट दिक्कत ये थी कि इंडिया के अंदर बेसिकली दो ऐसे एरिया थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, है ना, या मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। एक तो ईस्ट में था और एक वेस्ट में था, ओके। और उन दोनों को मिला सकते नहीं, कोई तरीका नहीं था दोनों एरिया को मिलाने का। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये देखा गया कि पाकिस्तान जो है वो दो टेरिटरी से मिलकर बनेगा, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया जो थे वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, और वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, जैसे अभी हमने देखा ऊपर खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट फिर बाद में उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, इसका सॉल्यूशन उनकी बात को अनसुना करके निकाला गया, ठीक है। समझ आया ना। बेसिकली देखो, पहला प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान जो था वो बेसिकली दो पाकिस्तान में, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया दो थे इंडिया के अंदर, एक तो बंगाल में और एक पंजाब में, तो इसलिए दो पाकिस्तान बना दिए गए, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे, नहीं बनाना चाहते थे, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन निकाला गया। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, पंजाब और बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि ये तो बोल दिया गया कि पूरा पंजाब जो है वो और बंगाल जो है वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, बट वहाँ पर भी बहुत सारे इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर जो है वो नॉन मुस्लिम ज़्यादा रहा करते थे, ठीक है। चाहे वो पंजाब की बात करें या बंगाल की बात करें, तो उनका क्या करना है, उनके साथ क्या होगा,
ठीक है, वो इंडिया में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और मैं आपको बताऊं 15 अगस्त तक 1947 तक ये बात तय नहीं की गई कि कौन सा इलाका पंजाब में, मतलब कौन सा इलाका जो है वो पाकिस्तान बनेगा और कौन सा इलाका इंडिया बनेगा, और इसलिए 1947 में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे दंगे हुए। ठीक है, चलो फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रेक्टल of the problem of the all the of all the problem of partition, the problem of minority on the both side of the border। देखो, इंडिया के अंदर से बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान के अंदर चले गए, बट बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो नहीं जा सके। ठीक है, तो अब उनके साथ मतलब उनको उनको वो कैसे रहेंगे, उनको उनकी लाइफ कैसे व्यतीत करेंगे वो। ठीक है, और वो कैसे उनको इक्वल राइट्स देने हैं और उनके कैसे वेलफेयर के लिए काम करना है, या जो भी यहाँ पर मुस्लिम रह गए उनके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि उस टाइम बहुत जो लोग थे वो उग्र हो रहे थे, है ना, और धर्म को मतलब रिलीजन को लेकर बहुत सारी लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि यार ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, इंडिया के अंदर मुस्लिम के साथ और पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम के साथ। पाकिस्तान की क्या ही बात करें, कुछ कोई है ही नहीं अब तो, वहाँ पर बचे नहीं। कहाँ एक टाइम पे बहुत बड़ी मतलब पॉपुलेशन में लोग रहा करते थे वहाँ पर नॉन मुस्लिम, बट अब तो गिनती के रह गए हैं। ठीक है, मतलब मर गए, मार दिए, क्या बोला जाए, छोड़ो उसे बात को। बट बेसिकली समझ आ गया ना आपको कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जी माइनॉरिटी की। बहुत सारे उस टाइम जो थे वो नॉन मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, अब वो नहीं आ सकते थे, यहाँ पर कोई चारा नहीं था। और वैसे ही बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पर थे जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे बट वो नहीं जा सकते थे। तो अब उनको उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है, या उनको कैसे मतलब इंडिया के अंदर रखना है या पाकिस्तान के अंदर रखना है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई हो। तीन प्रॉब्लम थी बेसिकली, या 4 प्रॉब्लम हो गई है बेसिकली। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि 2 एरिया थे, है ना, तो 2 अलग अलग 2 टेरिटरी को मिलाकर बना दिया गया। दूसरी प्रॉब्लम थी सारे के सारे जो थे वो पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। तीसरी प्रॉब्लम थी कि पंजाब और बंगाल में बहुत सारे एरिया ऐसे भी थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। ठीक है, बट उसका कभी भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला ही नहीं, इसलिए यहाँ पर दंगे भी बहुत ज़्यादा हुए। चौथी प्रॉब्लम ये थी कि जो माइनॉरिटी रह गई है दोनों एरिया में, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, उनके लिए कैसे काम करना है और उनको कैसे बचाना है ना। तो ये भी एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, कि उनको कैसे मतलब अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत करेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन का मतलब है कि परिणाम क्या निकले, ये जो पार्टीशन हुआ इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो पहली बात तो यही लिखी हुई है कि जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ। बहुत बड़े लेवल पर एक जगह से लोग जो है वो दूसरी जगह गए, है ना, इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया में आए। चलो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ये बात मेरे को मेरे दादाजी ने बताई थी कि हम भी उनमें से ही एक हैं जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए थे। 2 नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा असर जो है वो हमारे पे पड़ा था। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम सिंध में रहा करते थे, ऐसा दादाजी बताते हैं। ठीक है, बताते थे कि हम सिंध में रहा करते थे, तो सिंध में क्या था जब पार्टीशन वगैरह हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो हमको इंडिया के अंदर आना पड़ा। तो हम राजस्थान में सेटल हुए थे, फिर राजस्थान से फिर दिल्ली में, तो अभी हम दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो बताते हैं, बहुत कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं कि बहुत ये हुआ और वो हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ। बेसिकली हम सूटकेस के साथ आए थे, उन्होंने बताया कि हम सब कुछ छोड़ के आ गए थे, सूटकेस था हमारे पास, वो सूटकेस आज भी पड़ा हुआ है, लोहे का सूटकेस वगैरह है वो भारी सा। दिखाऊंगा आपको कभी, ब्लॉगिंग चैनल जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर कभी आपको देखने का मन करे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ और रिलीजन के नेम मतलब रिलीजन के नाम पे बहुत बड़े लेवल पे दंगे भी हुए अमृतसर में, लाहौर में और कोलकाता में। ये पता है ना आपको अमृतसर, लाहौर और कोलकाता में क्यों हुए? मैंने आपको बताया था ना, ये पंजाब वाला एरिया और बंगाल वाला एरिया, इन दोनों एरिया में से ये कंफर्म नहीं था कि कौन सा एरिया जो है वो इंडिया होगा और कौन सा एरिया पाकिस्तान होगा। इसी वजह से, और ये पंजाब के अंदर ही पड़ता है लाहौर और अमृतसर, और कोलकाता जो है बंगाल के अंदर पड़ता है। तो इसलिए इन तीनों एरिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर कॉम्युनल जोन बन गए थे, बहुत बड़े लेवल पर दंगे हुए थे धर्म के नाम पे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है कि माइनॉरिटी जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह गई थी। ठीक है, तो बहुत रिफ्यूजी कैंप में उनको रहना पड़ गया था। रिफ्यूजी कैंप आपको पता है ना,
रिफ्यूजी कैंप का मतलब होता है कि जब किसी भी देश के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, लड़ाई वगैरह हो जाए और इस वजह से एक देश के लोग दूसरी देश में जाकर जाना पड़े उनको, तो वहाँ पर उनके लिए रेफ्यूजी कैंप बनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान से जो भी लोग आए थे इंडिया के अंदर, तो उनके लिए इंडिया में रेफ्यूजी कैंप वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, तो ये रिफ्यूजी कैंप वगैरह भी बनाए थे, यानी माइनॉरिटी की प्रॉब्लम जो थी वो बोथ साइड थी, दोनों के दोनों एरिया के अंदर से लोग एक जगह से दूसरी जगह गए थे, तो उनको सिक्योर रखने के लिए रेफ्यूजी कैंप वगैरह बनाए गए थे। तीसरी प्रॉब्लम थी कि वुमेन्स को अबडक्ट कर लिया गया था दोनों जगह पर, मतलब उनको पकड़ा गया था, ठीक है, उनको अगवा कर लिया गया था, हिंदी में बोल सकते हो आप इसको, अगवा, अगवा वर्ड यूज़ कर सकते हो, अगवा किया गया था और उनको शादी करने के लिए बोला गया था। ओके, और जिस बंदे ने अगवा किया था उन्हीं के रिलीजन को फिर उनको अपनाना पड़ा, तो ये भी हुआ था उनके साथ, बहुत सारी वुमेन्स के साथ। ठीक है, और पार्टीशन की वजह से मैं आपको बताऊं प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, जितनी भी असेट थी, यानी जो भी चीज़ें थी, मैं आपको बता दूं, टेबल होता है ना, टेबल, चेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुलिस बैंड, लाइब्रेरी में रखी बुकें, उन तक का पार्टीशन हुआ। यानी लाइब्रेरी में अगर कोई 2 कॉपी रखी है ना किसी बुक की, तो एक पाकिस्तान को दी गई और एक इंडिया को दी गई, मतलब हर चीज़ों का पार्टीशन हुआ। रेलवे एम्प्लॉय को भी बांट लिया गया, ठीक है, डिवाइड कर लिया गया। और साथ ही में आपको पता ही है कि बहुत बड़े लेवल पर वायलेंस वगैरह भी हुए थे। जो कम्युनिटी एक साथ रहती थी एक टाइम पर, ठीक है, टुगेदर, मतलब लिव टुगेदर एज अ नेबर, ठीक है, लिव टुगेदर एज अ नेबर, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। ठीक है, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल्ड ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड जो थी वो पॉलिटिकल जो मशीनरी थी फेल हो गई थी दोनों जगह। जो है वो जो पॉलिटिकल, मैं आपको बता दूं, जो भी ऑफिसर वगैरह हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम थे, वहाँ की पुलिस उनको मार रही थी, है ना। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ढह गया था। और मैं आपको बताऊं 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करे थे उस टाइम 1947 की 15 अगस्त को। मैं आपको बता दूं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट माइग्रेशन था लोगों का एक दिन के अंदर जो हुआ था, या एक महीने के अंदर, उस टाइम के अंदर जो हुआ था। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया हो। पूरा का पूरा चैप्टर तो नहीं, अभी हम ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, बड़े में मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, बट आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी है ना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। पहला क्वेश्चन तो है, आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहली स्पीच कहाँ पर दी थी। ओके, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। हेडिंग हेडिंग बता देना आप, ठीक है। तो यहीं पर आपका पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी बच्चे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं बता ही चुका हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी जो भी अलग अलग चैप्टर है ना, उन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सेव कर लेना, मैसेज कर देना उस पर, ठीक है। शायद मैं आपके क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर भी कर दूँ, बट बच्चे बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना कर पाऊँ तो मैं कम से कम आपका नंबर सेव कर लूँगा, तो जो भी वीडियो मैं वहाँ पर डालूंगा, स्टेटस वगैरह पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूंगा वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन वगैरह का जवाब दूँ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।